जो पिछली क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, वैसे उसका सलूशन भी आपके पास अवेलेबल है, इसमें मैंने अवेलेबल कराया था आपको। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.8 ग्राम एवास्सिल विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलायक का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, जबकि Kb हमें गिवन है 2.53 केल्विन मोल इनवर्स है। तो डेल्टा टीबी का फार्मूला हमने पीछे देखा था। डेल्टा टीबी क्या होता है, ये फार्मूला हमारे पास है डेल्टा टीबी का। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KB WA गुणा 1000 बटे MA इंटू MB। तो इसी का यूज़ हम करेंगे यहाँ पे। इस तरह से यूज़ करेंगे, हमें सब कुछ यानी ज़्यादातर चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे हमें गिवन है। जैसे डेल्टा टीबी हम निकाल लेंगे। डेल्टा टीबी क्या होगा, जो क्वथनांक में उन्नयन है, जो इंक्रीज़ हो रहा है क्वथनांक में, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, मीन्स ओरिजिनल था 353.23 और वो बढ़कर कितना हो गया 354.11। तो जो डिफरेंस आएगा वो डेल्टा टीबी आ जाएगा। और हमें निकालना है विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय क्या है, ए से हमने विलेय को दर्शाया, एम ए हो गया KB गुणा WA इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीबी इंटू WB। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। KB का वैल्यू हमें गिवन है 2.53, ये हमने पुट किया। WA का मीन्स विलेय का मास 1.8 ग्राम इंटू 1000 बटे डेल्टा टीबी, वो वहाँ से दोनों तापमान का अंतर निकाल लेंगे, 0.88 आ गया, गुणा WB कितना है 90 है यहाँ पे 90, जो बेंजीन का जो है आपका मास यहाँ पे गिवन है। तो इस सबको वैल्यू को पुट करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो MA का वैल्यू आ रहा है, MA इज इक्वल टू MA कितना आ गया 57.5 ग्राम पर मोल आ गया। आगे अगर हम देखें हिमांक अवनमन क्या होता है, हिमांक का अवनमन किसको हम बोलते हैं, कैसे हम निकालेंगे। जैसे क्वथनांक का उन्नयन था, हिमांक का अवनमन होता है, मतलब क्वथनांक में इंक्रीज आता है, वैल्यूएशन आता है, और हिमांक में अवनमन मतलब डिक्रीज आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको हम बोलेंगे। डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना गिरावट आ रही है उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर उसकी ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होगा। मतलब जब वेपर ठोस अवस्था सॉलिड और द्रव अवस्था लिक्विड दोनों का वाष्प दाब, सॉलिड का भी वाष्प दाब होता है, लिक्विड का भी। सॉलिड का वाष्प दाब बहुत कम होता है, लिक्विड का वाष्प दाब ज़्यादा होता है। जब ये दोनों का वाष्प दाब समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, उस स्थिति को हम कहते हैं हिमांक, मतलब फ्रीजिंग जम जाता है वहाँ पे लिक्विड उस परिस्थिति में, जब दोनों का दाब समान होगा। तो जो विलायक होते हैं, विलायकों के हिमांक सदैव विलयनों के हिमांक से अधिक होते हैं। मतलब जो विलयन होंगे इसमें एवास्सिल विलेय उपस्थित होगा, उसका हिमांक कम होगा और विलायकों का हिमांक ज़्यादा होगा। क्योंकि विलायकों के वाष्प दाब अधिक होते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विलायकों के वाष्प दाब जो हैं अधिक हैं। जब वाष्प दाब अधिक है तो वो अधिक टेम्परेचर पे ठोस के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो हमने देखा कि विलायकों का वाष्प दाब ज़्यादा है, उसकी वजह से उसका हिमांक भी ज़्यादा है, और विलयन का वाष्प दाब कम होने की वजह से उसका हिमांक कम है। तो
विलयन का हिमांक कम, विलायक का हिमांक ज़्यादा, तो उसमें इनके दोनों के जो हिमांक में अंतर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलते हैं हिमांक। हिमांक के इस अंतर को हम हिमांक अवनमन कहते हैं, मतलब वेरिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, हिमांक अवनमन बोलते हैं उसको। हिमांक अवनमन जो है वो एक अणु संख्या गुणधर्म है या अणुसंख्या गुण है जिसका मान मोललता के समानुपाती होता है। जैसे पिछले केस में हमने देखा डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी क्या था, एवोल्यूशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स हिमांक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो इंक्रीज आ रहा था और यहाँ पे क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। तो ये हम देख रहे थे कि क्वथनांक का उन्नयन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, हिमांक का अवनमन हो रहा है। तो अगर हम देखें जैसे लास्ट केस में क्वथनांक का उन्नयन जो है मोललता के समानुपाती था, इसी तरह से हिमांक का अवनमन भी जो है मोललता के समानुपाती होगा, मतलब डेल्टा टी एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू एम। इसको अगर हम ग्राफ से देखें तो ग्राफ में इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक एरर है ये इस पार्ट में, तो इसको अगर हम ग्राफ में दोबारा से मैं इसको बना के आपको बता देता हूँ। लास्ट में हम चलते हैं, इसके जो स्पेस खाली मिलेगा हमें। तो ये हमने लिया इधर, भाई ये ले लिया हमने ग्राफ, इधर क्या लेंगे हम, तापमान लेंगे, इधर हम लेंगे दाब, वाष्प दाब हम ले रहे हैं इधर। तो ये हो गया, ये ग्राफ आ गया, इधर आ गया एक ग्राफ। ये जो ग्राफ है ये वाला वो है ठोस के लिए, सॉलिड के लिए, ये है, ये दोनों लिक्विड के लिए हैं। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो है विलायक के लिए, वो किसके लिए है, विलायक के लिए है ऊपर वाला ग्राफ। ऊपर वाला जो ग्राफ है वो किसके लिए हो गया, विलायक के लिए, और जो नीचे वाला ग्राफ है वो हो गया विलयन के लिए। तो नीचे वाला ग्राफ विलयन के लिए है। तो ताप में ग्राफ हमने ड्रा किया, तो ग्राफ किस तरह से आया, इस तरह से ग्राफ आया, ये आ गया, ये तापमान हो गया, ये इधर दाब हो गया, वाष्प दाब हो गया। अब अगर हम देखें तो ये ऊपर वाला क्या है, ये है सोलवेंट, ये क्या है सॉलिड, और ये क्या है सॉल्यूशन। ये जो तापमान है जिस पर ये तापमान जो है, ये एक तापमान है, ये इस पे अगर हम देखें, मतलब इस कंडीशन में ठोस का, सॉलिड का और सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब है दोनों का समान हो गया यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो मतलब इसके जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आएगा इस, तो ये हो गया आपका T1 हो गया। तो ये हो गया इसका, क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा हिमांक। लेकिन जब हम सोल्यूशन ले रहे हैं तो सोल्यूशन के केस में जो वेपर प्रेशर का कर्व है वो ये वाला है, दूसरा वाला कर्व। तो इसमें अगर हम देखें तो ये दोनों का वाष्प दाब कब बराबर हो रहा है, वो इस पॉइंट पे बराबर हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है आपका, जब ये दोनों ग्राफ कट रहे हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना आ गया, ये आ गया T2। तो T2 जो होगा वो कम होगा, T1 क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब हिमांक का क्या हो गया, अवनमन हो गया। और ये जो अंतर है T1 माइनस T2 वो किसके इक्वल होगा, वो होगा डेल्टा TF के इक्वल, मतलब ये हो गया आपका हिमांक का अवनमन।
मतलब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज़ आ गया, जो फ्रीजिंग पॉइंट में आपका डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ग्राफ आप ड्रा कर लेना। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसमें एरर है, इस पार्ट में ग्राफ के कुछ एरर यहाँ पे है, तो उसको अलग से आप ड्रा कर लेना। ये लाइनें आप ड्रा कर सकते हो इसी तरह से, ये जैसे P0 और PS वाला लाइन है, ये T1 T2 का लाइन है, ये सेम ही रहेगा, और ये जो अंतर होगा वो डेल्टा TF हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो डेल्टा TF जो है वो है मोललता M के समानुपाती, समानुपाती को हटाएंगे तो समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा KF। KF क्या होता है? मोललता मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसको हम बोल देते हैं क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, या फिर एक और नाम भी होता है हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक, या फिर मोलल अवनमन स्थिरांक, या फिर क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। जो KF का जो इकाई होती है, जो मात्रा जिस यूनिट में हम इसको निकालते हैं वो रहता है, जैसे KB का था वही KF का है। KB का और KF दोनों का जो मात्रक है वो सेम है। वो मात्रक क्या है? वो मात्रक आपका रहेगा केल्विन kg मोल इनवर्स, मोल की पावर -1। तो ये हो गया आपका इसका मान। अगर हम अलग अलग विलयन लेते हैं, अलग अलग विलायक लेंगे, तो सबके लिए KF और KB का वैल्यू अलग अलग रहता है। अब इसमें अगर हम M का वैल्यू पुट कर देते हैं, M क्या होगा? मोललता। मोललता होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोल को हम मोललता कहते हैं। पीछे भी हमने ये वैल्यू निकाला था, तो वहीं से इसको हम पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा TF आ गया KF WA गुणा 1000 बटे ये 1000 होगा, यहाँ पे एक जीरो और लगा लेना इसमें, MA इंटू WA। तो MA यहाँ से आपके पास आ जाएगा KF इंटू WA इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा T इंटू WB। इक्वेशन लेते हैं। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 60 ग्राम जल में मिलाया गया तो विलायक का हिमांक अवनमन तथा हिमांक ज्ञात करो। हिमांक में अवनमन कितना होगा और हिमांक कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। KF हमें गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल, या मोल इनवर्स। तो विलेय का जो द्रव्यमान है वो है आपका 45 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान 60 ग्राम, और विलेय का मोलर द्रव्यमान 62 ग्राम। जो इथाइलिन ग्लाइकोल आपको दिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH CH2OH, ये हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फार्मूला हम लेंगे डेल्टा TF इजिकल टू 1000 इंटू KF इंटू WA बटे MA इंटू WB। सबका वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो डेल्टा TF आपके पास आ जाएगा, डेल्टा TF आ गया 2.2। मतलब जो आपका ये हिमांक का अवनमन आया वो कितना आ गया? 2.2। मतलब हिमांक जो है 2.2, इतना मान उसका कम हो गया। तो जलीय विलयन किस तरह का है? यहाँ पे हमारे पास वो जलीय विलयन है, जल में हम ला रहे हैं। जल का जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.15 केल्विन। तो वो घटा कितने से? 2.2 से, तो कितना आ गया? TF आ जाएगा 273.15 माइनस 2.2। तो ये इस तरह से फाइनली हमारे पास आ जाता है 270.95 केल्विन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है विद्युत अपघटक के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर उसके हिमांक में 0.540 की कमी हो जाती है। तो डेल्टा TF कितना दिया है हमें? 0.40। तो उसमें कमी जो आ रही है 0.40 की आ रही है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक 5.12 है, तो KF जो है वो 5.12 है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। साधारण है, WA दिया है, मतलब विलेय का द्रव्यमान 1 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम,
डेल्टा टी एफ दिया है 0.4 केल्विन, के एफ दिया है 5.12 के ये आ गया आपका केल्विन के जी मोल इनवर्स। तो सिंपल पीछे से फार्मूला लेना है, वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से एम ए आपके पास आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। साधारणतः हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है याद करना, कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे अगर हम देखें तो अगला टॉपिक हमारा है पराशरण दाब, पराशरणीय दाब बोल दो या पराशरण दाब बोल दो, तथा पराशरण। पराशरण और पराशरण दाब क्या होता है? कुछ जो हम अपने घर में या प्रकृति में कुछ घटनाएं हम देखते हैं, जैसे कच्चे आम का जब हम अचार डालते हैं तो उसको नमकीन जार में भर के रखते हैं, जिससे क्या वो सिकुड़ जाता है। इसी तरह से मुरझाए हुए फूलों को अगर आप पानी में रख दो, जैसे गुलाब का फूल है मुरझाया हुआ, उसको पानी में अगर रख दोगे तो वो फिर से ताज़ा खिला हुआ दिखने लगेगा। तो नमकीन जल में रखने पर इसी तरह से जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और कच्चा आम जो है वो सिकुड़ जाता है, और पानी में रखने पे जो है ताज़े जल में रखने पे फूल जो हैं ताज़े दिखने लगते हैं। तो ये सब जो हैं वो एक तरह से पराशरण का ही, इन सब में पराशरण ही हो रहा है। पराशरण को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है? पहले हम पढ़ेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको हम कहते हैं। क्योंकि इन सब में क्या है, एक मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है। जैसे कि आम हमने लिया, ये भाई आम हम ले रहे हैं, तो क्या है, इसकी सतह पर एक झिल्ली बनी हुई है। ये जो सतह है इसका, यहाँ पे एक झिल्ली है, यहाँ पे एक झिल्ली बनी हुई है,